अगर मैं तुमसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पूरा का पूरा महाद्वीप समा सकता है और फिर भी खाली जगह बच जाए, एक ऐसी जगह जहां लहरों के नीचे छुपे हैं हजारों रहस्य, जहां कुछ इलाकों में इंसान आज तक नहीं पहुंच पाया, और सबसे डरावनी बात, यही वो महासागर है जहां पैदा होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक तूफान, जहां जमीन के नीचे आग धधकती है, जहां समुद्री जीव इतने अजीब हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, और जहां इंसान ने अपना इतना कचरा फेंका है कि एक पूरा कचरे का महाद्वीप बन गया है। यह है प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी महासागर। आज हम इस विशाल महासागर की हर परत को उघाड़ेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे, इसकी आग को महसूस करेंगे और जानेंगे वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर होगा सबसे अनोखा, सबसे रोमांचक और सबसे जानकारी से भरा हुआ। प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहा जाता है, यह सिर्फ पानी का एक बड़ा समुद्र नहीं है, ये अपने अंदर एक पूरी अलग दुनिया समेटे हुए है। एक ऐसी दुनिया जो न सिर्फ विशाल है बल्कि रहस्यमयी भी है, खतरनाक भी है और उतनी ही खूबसूरत भी। आइए पहले बात करते हैं इसके आकार की। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल है लगभग 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर। यह संख्या सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। धरती पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन 7 महाद्वीपों का कुल क्षेत्रफल मिलाकर भी प्रशांत महासागर से कम है। जी हां, 7 महाद्वीप एक तरफ और प्रशांत महासागर एक तरफ, और फिर भी महासागर बड़ा रहेगा। यह अकेले ही पृथ्वी की पूरी सतह के लगभग 1/3 हिस्से को ढकता है। मतलब अगर आप अंतरिक्ष से धरती को देखें तो एक तरफ जो नीला विशाल हिस्सा दिखेगा वो प्रशांत महासागर ही होगा। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला है। पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की सीमाएं हैं और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में जहाज को हफ्तों लग जाते हैं। अब एक और दिलचस्प तथ्य, प्रशांत महासागर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 15,500 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 19,800 किलोमीटर है। यानी ये महासागर चौड़ाई में धरती के एक पूरे व्यास जितना बड़ा है। और जब हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो यह और भी हैरान करने वाला हो जाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर यह और भी ज्यादा गहरा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं इस महासागर का नाम प्रशांत यानी शांत क्यों पड़ा? इसके पीछे एक रोचक इतिहास है। साल था 1520। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन दुनिया का पहला समुद्री चक्कर लगाने निकले थे। वो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर से गुजरे, जिसे आज मैगलन जल संधि कहते हैं, और उन्होंने पहली बार इस विशाल महासागर को देखा। उस वक्त समुद्र बिल्कुल शांत था, लहरें नहीं थीं, तूफान नहीं था, बस एक विशाल चमकता हुआ नीला विस्तार था। मैगलन इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे नाम दे दिया मार पैसिफिको यानी शांत समुद्र, और यही नाम हिंदी में आकर बन गया प्रशांत महासागर। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, यह महासागर असल में बिल्कुल भी शांत नहीं है। मैगलन को शायद उस दिन यह नहीं पता था कि वो जिस महासागर को शांत कह रहे हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों का घर है। यहां हर साल टाइफून आते हैं जो पूरे शहरों को तबाह कर देते हैं। यहां सुनामी आती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचाती हैं। यहां भूकंप आते हैं जो धरती को हिला देते हैं। शांत नाम लेकिन अशांत स्वभाव, यही है प्रशांत महासागर की असली पहचान। इतिहास में मैगलन के बाद भी कई खोजकर्ता इस महासागर में आए। स्पेन के खोजकर्ता, ब्रिटिश नाविक, डच यात्री, सबने इस महासागर को पार करने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ हमेशा के लिए इसमें खो गए। यह महासागर हमेशा से इंसान के लिए एक चुनौती रहा है, एक ऐसी चुनौती जो कभी पूरी तरह जीती नहीं गई। अब चलते हैं इस महासागर की सबसे रोमांचक जगह पर,
मरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर की सबसे खास और सबसे भयावह विशेषता है इसकी गहराई। यहां मौजूद मरियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी जगह माना जाता है। इसकी सबसे गहरी जगह का नाम है चैलेंजर डीप और इसकी गहराई है लगभग 11,034 मीटर, यानी करीब 11 किलोमीटर। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को, जो 8,849 मीटर ऊंचा है, मरियाना ट्रेंच में डाल दें तो वो पूरा डूब जाएगा और ऊपर अभी भी करीब 2 किलोमीटर पानी बचेगा। सोचिए, माउंट एवरेस्ट डूब जाए और फिर भी पानी हो। यह है मरियाना ट्रेंच की गहराई। अब इस गहराई में क्या होता है, वहां का माहौल कैसा है? पहली बात, वहां पूरा अंधेरा है। सूरज की रोशनी केवल समुद्र में 200 मीटर तक ही पहुंच पाती है। उससे नीचे जाते जाते अंधेरा बढ़ता जाता है। 1000 मीटर के नीचे पूरी तरह से काला अंधेरा होता है, जैसे आंखें बंद हो और कोई रोशनी ना हो। दूसरी बात, वहां का दबाव इतना है जो हम सोच भी नहीं सकते। सतह पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है, उसकी तुलना में मरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पर दबाव लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के वहां जाए तो उसका शरीर पल भर में कुचल जाएगा। तीसरी बात, वहां का तापमान बेहद ठंडा है, लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी जमाव के बिल्कुल करीब। अब सवाल यह है, क्या ऐसी जगह पर जीवन हो सकता है? और इसका जवाब है हां। 1960 में पहली बार इंसान मरियाना ट्रेंच की सबसे गहराई में पहुंचा। डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नाम के 2 खोजकर्ता ट्राइस्टे नाम की एक विशेष पनडुब्बी में वहां गए और वहां उन्होंने क्या देखा? मछलियां, जीवित मछलियां उस भयानक गहराई और दबाव में। बाद में और भी खोजों में पता चला कि इस गहराई में तरह तरह के सूक्ष्म जीव, झींगे जैसे जीव और अजीबोगरीब मछलियां रहती हैं। 2012 में मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून, जिन्होंने टाइटैनिक और अवतार जैसी फिल्में बनाई हैं, खुद मरियाना ट्रेंच की गहराई में उतरे। उन्होंने वहां का वीडियो फुटेज लिया और दुनिया को दिखाया कि इतनी गहराई में भी जिंदगी है। मरियाना ट्रेंच हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना लचीला और कितना मजबूत है। जहां इंसान सोचता था कि जीवन असंभव है, वहां भी प्रकृति ने रास्ता निकाल लिया। मरियाना ट्रेंच की बात हो गई। अब बात करते हैं उन अजीब जीवों की जो इस महासागर की गहराइयों में रहते हैं। प्रशांत महासागर के गहरे पानी में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो देखने में किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगते, लेकिन ये रियल है और इनकी कहानियां उतनी ही फैसिनेटिंग हैं जितनी डरावनी। पहला जीव, एंगलर फिश। ये मछली गहरे अंधेरे में रहती है और इसके सिर के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी होती है, जैसे किसी ने टॉर्च लगाई हो। यह रोशनी दूसरे छोटे जीवों को आकर्षित करती है और जब वो पास आते हैं, एंगलर फिश उन्हें एक झटके में खा जाती है। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने से दुगने आकार के शिकार को भी निगल सकती है। दूसरा जीव, जायंट स्क्विड यानी विशाल स्क्विड। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में से एक है। इनकी लंबाई 13 से 14 मीटर तक हो सकती है। इनकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। लंबे समय तक ये जीव सिर्फ किंवदंतियों में थे। क्रैकन नाम का एक राक्षस जो जहाजों को डुबो देता था। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे रियल पाया। तीसरा जीव, वाइपर फिश। इस मछली के दांत इतने बड़े हैं कि जब मुंह बंद होता है तो दांत बाहर निकले रहते हैं। यह गहरे पानी में शिकार करती है और बेहद तेज होती है। चौथा जीव, बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश। ये जेलीफिश गहरे अंधेरे पानी में खुद से नीली, हरी, लाल रोशनी पैदा करती है। जब ये झुंड में होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे तारे टिमटिमा रहे हों। पांचवां जीव, डम्बो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस के कानों जैसे पंख होते हैं जो हाथी के कानों की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम डम्बो है। यह लगभग 7000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये सभी जीव हमें एक बात बताते हैं, प्रकृति की कल्पना शक्ति हमारी सोच से कहीं आगे है।
जहां हम सोचते हैं कि जीवन नहीं हो सकता, वहां भी जीवन न सिर्फ है बल्कि फल फूल रहा है। और ये भी हम अभी भी समुद्र की बहुत कम जगहों को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र के 95% से ज्यादा हिस्से को अभी तक इंसान ने नहीं देखा है। यानी अभी न जाने कितने और रहस्य छुपे हुए हैं इस महासागर की गहराइयों में। अब बात करते हैं उस चीज की जो प्रशांत महासागर को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, रिंग ऑफ फायर यानी आग का घेरा। प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये एक घोड़े की नाल के आकार का इलाका है जो प्रशांत महासागर के किनारों के साथ साथ चलता है। और इस इलाके की खासियत, यहां पृथ्वी की पपड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय है। आंकड़े देखें तो दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंप भी यहीं आए हैं। लेकिन यह रिंग ऑफ फायर है क्यों? इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। धरती की ऊपरी परत कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा बेहद धीमी गति से हिलती रहती हैं, और जहां ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, वहां भूकंप और ज्वालामुखी पैदा होते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और कई और इनका आपसी टकराव ही रिंग ऑफ फायर की ऊर्जा का स्रोत है। इस रिंग ऑफ फायर में कुछ बेहद मशहूर ज्वालामुखी हैं। माउंट फूजी, जापान का प्रतीक जो अभी भी एक्टिव है। माउंट पिनातुबो, फिलीपींस में, जिसका 1991 का विस्फोट 20वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। क्राकाटुआ, इंडोनेशिया में, जिसका 1883 का विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 4,800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। और किलावेआ, हवाई में, जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, और कभी कभी तो ये लगातार बरसों तक लावा बहाता रहता है। ये रिंग ऑफ फायर एक तरफ तो विनाशकारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये धरती के लिए जरूरी भी है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें और खनिज पदार्थ धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। नए द्वीप भी ज्वालामुखी गतिविधि से ही बनते हैं। रिंग ऑफ फायर में आने वाले भूकंपों का एक सबसे भयावह परिणाम होता है सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है। त्सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहर, यानी बंदरगाह की लहर। लेकिन ये लहरें बंदरगाह तक ही नहीं रुकती, ये पूरे तटीय इलाकों को तबाह कर देती हैं। सुनामी कैसे बनती है? जब समुद्र की तलहटी में भूकंप आता है तो समुद्र की तलहटी अचानक ऊपर या नीचे खिसक जाती है। इससे ऊपर का पानी एक विशाल वेव की तरह चारों तरफ फैलने लगता है। खुले समुद्र में ये लहरें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं दिखती, बस कुछ मीटर, लेकिन इनकी रफ्तार होती है 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर। जब ये लहरें किनारे के पास आती हैं तो पानी की गहराई कम होने की वजह से इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और ये 20 से 30 मीटर यानी 7 से 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें बनकर तट से टकराती हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी इतिहास की सबसे भयंकर सुनामियों में से एक थी। इसमें 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 14 देश प्रभावित हुए थे, और इसकी शुरुआत हुई थी सुमात्रा के पास समुद्र की तलहटी में एक भूकंप से। 11 मार्च 2011 को जापान में आई सुनामी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 40 मीटर ऊंची लहरें 13 मंजिला इमारत से भी ऊंची जापान के तट से टकराईं। पूरे कस्बे बह गए। फुकुशिमा का परमाणु संयंत्र तबाह हो गया। 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये सुनामियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी तकनीकी रूप से उन्नत हो जाए, प्रकृति की ताकत के सामने वो बहुत छोटा है। लेकिन आज दुनिया भर में सुनामी चेतावनी प्रणाली बनाई गई है। समुद्र की तलहटी पर सेंसर्स लगे हैं जो भूकंप को तुरंत डिटेक्ट करते हैं
और वार्निंग सिस्टम्स एक्टिवेट कर देते हैं। इससे लोगों को कुछ घंटों पहले चेतावनी मिल जाती है और वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकते हैं। अगर सुनामी समुद्र से आने वाली तबाही है तो टाइफून आसमान से। प्रशांत महासागर दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफानों का जन्मस्थान है। इन तूफानों को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में इन्हें टाइफून्स कहते हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में हरिकेन और हिंद महासागर में साइक्लोन। लेकिन सबसे ताकतवर तूफान प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में ही पैदा होते हैं। टाइफून कैसे बनता है? गर्म समुद्री पानी से भाप उठती है। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बनाती है। जैसे जैसे ज्यादा भाप उठती है, बादल घूमने लगते हैं पृथ्वी के घूमने की वजह से। धीरे धीरे ये घूमने वाले बादल एक विशाल तूफान की शक्ल लेने लगते हैं। एक पूरी तरह विकसित टाइफून की हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। यह तूफान व्यास में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है। 2013 में फिलीपींस में आया टाइफून हाया इतिहास का सबसे शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कभी जमीन से टकराया हो। इसकी हवाओं की रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने फिलीपींस के लेते आइलैंड को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2020 में आया टाइफून गोनी भी बेहद शक्तिशाली था। इसकी हवाओं की रफ्तार तो और भी ज्यादा थी। जलवायु परिवर्तन के साथ इन तूफानों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, क्योंकि समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और गर्म पानी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है तूफानों को। तूफान और सुनामी की बात के बाद अब बात करते हैं उस खूबसूरती की जो इस महासागर में भी है। प्रशांत महासागर में 25,000 से ज्यादा द्वीप हैं, जो दुनिया के किसी भी महासागर से ज्यादा है। ये द्वीप 3 बड़े समूहों में बांटे गए हैं: मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। हवाई शायद सबसे मशहूर। यह अमेरिका का 50वां राज्य है और दुनिया का सबसे आइसोलेटेड पॉपुलेटेड आइलैंड चेन है, यानी सबसे अकेला, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं। हवाई अपनी ज्वालामुखी पहाड़ियों, नीले पानी और हुला डांस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिजी साउथ पैसिफिक का स्वर्ग कहा जाता है इसे। 300 से ज्यादा द्वीपों का यह समूह अपनी प्रवाल भित्तियों और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर है। यहां अंडर वाटर विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि 40 से 50 मीटर नीचे तक साफ दिखता है। गैलापागोस द्वीप, ये एक्वाडोर के पास प्रशांत महासागर में है। ये वो जगह है जहां चार्ल्स डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी डेवलप की थी। यहां के जीव जंतु इतने अनोखे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जायंट टॉर्टोइसेस, मरीन इग्वानास और अनोखे पक्षी। ईस्टर आइलैंड या रापा नुई एक और रहस्यमयी जगह। यहां विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं जिन्हें मोआई कहते हैं। ये 800 साल पुरानी मूर्तियां हैं, कुछ 10 मीटर से भी ऊंची। इन्हें किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये अभी भी पूरी तरह नहीं समझा जा सका है। मरियाना आइलैंड्स, इन्हीं के नाम पर मरियाना ट्रेंच का नाम पड़ा है। यहां का गुआम द्वीप अमेरिकी मिलिट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सोलोमन आइलैंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहां भयंकर लड़ाई हुई थी। आज भी यहां समुद्र की तलहटी में डूबे हुए जहाज और विमान मिलते हैं जो उस युद्ध की याद दिलाते हैं। ये द्वीप न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं, बल्कि इनका इतिहास, इनकी संस्कृति और इनके लोग भी उतने ही अनोखे हैं। प्रशांत महासागर सिर्फ प्रकृति का अजूबा नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। समुद्री व्यापार की बात करें तो दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश इसी महासागर के किनारे हैं। अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट भी इसी महासागर पर है। हर दिन हजारों जहाज इस महासागर को पार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कार, तेल और न जाने क्या क्या लेकर। जो स्मार्टफोन आप अभी यूज कर रहे हैं, उसके कई हिस्से शायद प्रशांत महासागर को पार करके आए होंगे। मछली पकड़ने की बात करें तो
दुनिया की कुल मछली पकड़ने की लगभग 60% एक्टिविटी प्रशांत महासागर में होती है। ट्यूना, सैल्मन, मैक्रेल, ये सब यहां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी महासागर पर निर्भर है। खनिज संसाधनों की बात करें तो समुद्र की तलहटी पर पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स नाम की गोल गोल चट्टानें होती हैं, जिनमें मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर होता है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा खनिज स्रोत बन सकता है। तेल और गैस की बात करें तो प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में तेल और गैस के भंडार हैं। रशिया, यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया, ये सभी देश इस महासागर से तेल और गैस निकालते हैं। पर्यटन की बात करें तो हवाई, बाली, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। ये पर्यटन अर्थव्यवस्था इन देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, प्रशांत महासागर भू राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, सभी बड़ी शक्तियां इस महासागर में अपनी नेवल प्रेजेंस रखती हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र कहा जाता है। और अब बात उस चीज की जो शायद सबसे शर्मनाक है और सबसे चिंताजनक भी। प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर में एक विशाल कचरे का ढेर जमा हो गया है। इसे कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसका आकार है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत के राजस्थान राज्य से लगभग 5 गुना बड़ा। कुछ अनुमान तो इसे इससे भी बड़ा बताते हैं। इसमें कितना कचरा है? लगभग 80,000 टन प्लास्टिक, और इसमें करीब 1.8 ट्रिलियन यानी 1.8 लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े हैं। ये कचरा कहां से आया? ये कचरा दुनिया भर की नदियों से, समुद्री जहाजों से और तटीय इलाकों से बहकर यहां आता है। समुद्र की धाराएं इसे एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लास्टिक के ये टुकड़े धीरे धीरे बहुत छोटे हो जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स मछलियां खाती हैं, वो मछलियां इंसान खाता है। यानी जो कचरा हमने समुद्र में फेंका वो घूमकर हमारी थाली में वापस आ रहा है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में खाने पीने की चीजों में माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। पानी में, नमक में, समुद्री मछलियों में, यहां तक कि हवा में भी। और इनका इंसान की सेहत पर क्या असर होगा, ये अभी भी पूरी तरह से नहीं जाना गया है। इस समस्या से निपटने के लिए दी ओशन क्लीनअप नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इस कचरे को साफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। असली हल ये है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, स्ट्रॉज। ये सब चीजें ही इस समस्या की जड़ है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है जो प्रशांत महासागर को नष्ट कर रही है, जलवायु परिवर्तन। पिछले 100 सालों में समुद्र का तापमान औसतन 0.7 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन समुद्र के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सबसे पहला और सबसे विजिबल नुकसान हुआ है कोरल रीफ्स को। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम्स हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल रीफ्स समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहलाती हैं, क्योंकि इनमें अविश्वसनीय जैव विविधता होती है। दुनिया की 25% समुद्री प्रजातियां कोरल रीफ्स में रहती हैं। लेकिन जब पानी का तापमान बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग होती है, यानी कोरल्स का रंग चला जाता है और वो मरने लगती हैं। 2016 और 2017 में ग्रेट बैरियर रीफ की लगभग 50% कोरल रीफ्स मर गईं। दूसरी समस्या है ओशन एसिडिफिकेशन। समुद्र CO2 को एब्जॉर्ब करता है। जब CO2 बढ़ती है तो समुद्र का pH घटता है, यानी समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इससे कई समुद्री जीवों के शेल्स और स्केलेटन्स कमजोर हो जाते हैं। तीसरी समस्या सी लेवल राइज। समुद्र का तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशांत महासागर के कई छोटे द्वीप देश जैसे तुवालू, किरिबाटी,
मार्शल आइलैंड्स समुद्र में डूबने के खतरे में हैं। इन देशों के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। तुवालू के प्रेसिडेंट ने तो यूएन में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका देश डूब रहा है और वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। ये सुनने में दुखद है, लेकिन ये सच है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्रशांत महासागर की रक्षा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये महासागर दुनिया के वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर ये महासागर बीमार होगा तो पूरी धरती पर असर पड़ेगा। प्रशांत महासागर न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रशांत महासागर की भूमिका की बात करें तो 1941 से 1945 तक प्रशांत महासागर युद्ध का मैदान था। पर्ल हार्बर पर जापानी हमला, मिडवे की लड़ाई, गुआदालकैनल, इवो जिमा, इन सब बैटल्स ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ। इस युद्ध में प्रशांत महासागर ने केंद्रीय भूमिका निभाई। कोल्ड वॉर में भी प्रशांत महासागर महत्वपूर्ण रहा। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सबमरीन यहां घूमती रहती थी। न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट भी इसी क्षेत्र में किए गए, मार्शल आइलैंड्स पर। आज भी 21वीं सदी में प्रशांत महासागर का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। चाइना की ग्रोइंग नेवल पावर, अमेरिका की पैसिफिक प्रेजेंस और साउथ चाइना सी विवाद, ये सब इश्यूज प्रशांत महासागर को दुनिया की राजनीति के केंद्र में रखते हैं। प्रशांत महासागर की एक और बेहद महत्वपूर्ण घटना है जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है छोटा लड़का या स्पेसिफिकली क्राइस्ट चाइल्ड, क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास होती थी। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर में ट्रेड विंड्स पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये विंड्स गर्म पानी को प्रशांत महासागर के पश्चिम की तरफ धकेलती हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया गर्म और बारिश वाले हैं, जबकि साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट ठंडा और सूखा। लेकिन एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी वापस पूर्व की तरफ बहने लगता है। इससे साउथ अमेरिका में असामान्य बारिश और बाढ़ आती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा पड़ता है। भारत में मॉनसून कमजोर होता है। भूमध्य रेखा के पास का तापमान बढ़ जाता है। और ला नीना, ये एल नीनो का उल्टा है। ट्रेड विंड्स और मजबूत हो जाती हैं। ये ठंडे पानी को ऊपर लाती हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश होती है, दक्षिणी अमेरिका में सूखा और कई जगह ज्यादा सीवियर हरिकेन्स। एल नीनो और ला नीना का साइकिल 2 से 7 साल में एक बार होता है, और जब यह होता है दुनिया भर में मौसम बदल जाता है। 1997 से 98 का एल नीनो इतिहास का सबसे शक्तिशाली एल नीनो था। इससे दुनिया भर में भयंकर फ्लड्स, सूखा, जंगल की आग और बीमारियां फैली। उस साल लगभग 2100 लोगों की जान गई और $96 अरब का नुकसान हुआ। प्रशांत महासागर सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करता है। यह ग्रह का वेदर मशीन है। प्रशांत महासागर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन जितना जाना उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने समुद्र के मात्र 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। 95% अभी भी अज्ञात है, और इस 95% में न जाने क्या क्या छुपा हो। कुछ रहस्यमयी घटनाएं और जगहें हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं। द ब्लूप 1997 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक बेहद तेज स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्ड की। इतनी तेज कि हजारों किलोमीटर दूर तक सेंसर्स ने इसे डिटेक्ट किया। इसे नाम दिया गया ब्लूप। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी बेहद बड़े जीव की आवाज हो सकती है, किसी अननोन क्रीचर की। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह आइस क्वेक की आवाज थी, लेकिन पूरी तरह पक्का नहीं है। द बावन हर्ट्ज वेल 1989 से एक अकेला वेल वर्ल्ड वाइड हाइड्रोफोन नेटवर्क्स पर रिकॉर्ड हो रहा है जो 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर बोलता है, जबकि दूसरे वेल 15 से 25 हर्ट्ज पर। इसे वर्ल्ड्स लोनलीस्ट वेल कहते हैं,
क्योंकि शायद कोई दूसरा व्हेल इसकी आवाज नहीं सुन सकता। कोई नहीं जानता ये किस स्पीशीज का व्हेल है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को तो सब जानते हैं, लेकिन पैसिफिक में भी एक सिमिलर एरिया है जिसे डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं। ये जापान के पास है। यहां भी कई जहाज और विमान मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स। समुद्र की तलहटी पर कुछ जगहें हैं जहां से बेहद गर्म पानी निकलता है। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। यहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहां भी जीवन है। ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट की बजाय केमिकल एनर्जी पर जीते हैं। यह जीवन का एक बिल्कुल अलग तरीका है, जो ये भी बताता है कि शायद दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे जीवन की संभावना हो सकती है। ये सारे रहस्य प्रशांत महासागर को और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानने को बाकी है। तो दोस्तों, आज हमने प्रशांत महासागर की एक लंबी यात्रा की। हमने जाना कि यह दुनिया का सबसे विशाल महासागर है, जो 7 महाद्वीपों से बड़ा है। हमने जाना मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। हमने जाना उन अजीब और अद्भुत जीवों के बारे में जो इसकी गहराइयों में रहते हैं। हमने जाना रिंग ऑफ फायर के बारे में और उससे पैदा होने वाले भूकंपों, ज्वालामुखी और सुनामियों के बारे में। हमने जाना टाइफून्स के बारे में, जो इसी महासागर की गोद में पैदा होते हैं। हमने जाना हजारों खूबसूरत द्वीपों के बारे में। हमने जाना इस महासागर के आर्थिक महत्व के बारे में। हमने जाना ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में, जो हमारी गलतियों का नतीजा है। हमने जाना जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में, और हमने जाना उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो अभी भी इस महासागर की गहराइयों में दबे हुए हैं। प्रशांत महासागर सिर्फ एक महासागर नहीं है, यह हमारी धरती का दिल है। यह हमें ऑक्सीजन देता है, हमें खाना देता है, हमारे मौसम को बनाता है और हमें जीने का तरीका सिखाता है। लेकिन आज ये महासागर खतरे में है, और अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो अगली बार जब तुम समुद्र को देखो तो सिर्फ उसकी लहरों को मत देखना, उसके अंदर छुपी उस दुनिया को महसूस करना, जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी और उतनी ही कमजोर भी आज के समय में। क्योंकि यही है प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी महासागर। एक ऐसा रहस्य जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।